नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई बच्चा पार्टी। आज का टेस्ट सुबह दिया कि नहीं दिया? और अगर टेस्ट दिया है तो केवल टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा बेटा, उसकी एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके सामने जो है फिजिक्स का जो पेपर है उसका डिस्कशन साथ में लेके आया हूं। चलिए जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए, एक बार चेक करिए कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्या गलती हुई है, क्या सीखने को मिलता है। तो डिस्कशन बच्चों शुरू किया जाए। तो बच्चों हमारे पेपर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो आया वो कौन सा क्वेश्चन था? सवाल बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट है। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट है, तो बेटा ये सवाल करने के लिए सिंपल हमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना था। cos 2 थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला? cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस यही फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना था, या इस क्वेश्चन में ये चेक किया जा रहा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद हुए कि नहीं याद हुए। यहां से आप देखेंगे तो सिंपली हमको मिल जाएगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका सही? इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेक्टर का है। यहां पर हमको बच्चों दो पॉइंट्स दिए गए थे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से हैं, और हमसे कहा गया है कि ए से बी को जोड़ने वाले वेक्टर को बताइए। ए से बी को जोड़ने वाला वेक्टर मुझे जरा चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कौन सा वेक्टर होता है ये। सर ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, एस वेक्टर। इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। एस वेक्टर कैसे निकालते हैं मुझे बताइए। एस वेक्टर निकालने के लिए बेटा हमको करना पड़ेगा फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो 2 माइनस 1 करूंगा तो आ जाएगा आई कैप, -3 माइनस 1 करूंगा तो आएगा माइनस का 4 जे कैप, 4 माइनस माइनस 1 करूंगा तो आएगा 5 के कैप। तो मेरा आंसर आ रहा है आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, यानी कि ऑप्शन सी। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा चेन रूल के ऊपर। चेन रूल के ऊपर हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, आपने जरूर देखा होगा, डिब्बा रूल। ये वही डिब्बा रूल है बच्चों जिसके अंदर हम लोग चेन रूल का प्रयोग किया करते हैं। क्या करना है इसके अंदर? इसमें दिया हुआ था सवाल में कि y बराबर 4 टाइम्स e की पावर x स्क्वायर माइनस 2x। तो जब इसका डिफरेंशिएशन मुझसे पूछा गया, जब मुझसे dy बाई डी की वैल्यू पूछी गई, मैंने y डैश की वैल्यू यहां पर लिखी, 4 को बाहर निकाल दिया, ये जो लिखा हुआ है इसको एक डिब्बे में बंद कर दिया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों e की पावर x। अब जो डिब्बे के अंदर लिखा हुआ है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगी? ये आ जाएगा 2x माइनस 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो मेरे को आंसर मिल रहा है 8x माइनस 8 ई की पावर में x स्क्वायर माइनस 2x। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ये हमको मिल रहा है बच्चों ऑप्शन ए। भाई ये ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हमको मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों इसमें पेपर के अंदर मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर इक्वल टू साइन पेपर के अंदर लिखा हुआ था, यहां पे माइनस होना चाहिए। अब सवाल देखिए क्या कह रहा था। सवाल में बोला गया है कि u का जो वैल्यू है ये आपको दे रहे हैं, आप बताइए कि du बाई dx की वैल्यू यदि जीरो है। अगर बच्चों du बाई dx की वैल्यू जीरो है तो इन्होंने x की वैल्यू पूछी है, तो चलिए du बाई dx की वैल्यू पहले निकाल ली जाए। अगर आप यहां पे देखेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया जाएगा। x की पावर -5 का होगा बेटा, -5 सामने आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाती है यानी x की पावर -6। तो मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया x की पावर 6। फिर माइनस लगाएंगे b अपॉन x की पावर 6, तो b बाहर आ गया, -6 सामने आ गया, और x की पावर -7 आएगा, तो ये आ गया। ठीक है भाई, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। क्या लगाना है इसके अंदर? सर पावर रूल लगाना है, बहुत ही सिंपल रूल होता है। अब आपको इसको जीरो कर देना है। जैसे आप बच्चों इसको जीरो के बराबर करते हैं, आपके पास आता है 5a x की पावर 6 बराबर 6b x की पावर 7। और यहां से हमको बच्चों साफ नजर आ रहा है कि x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल रही है? 6b बाय 5a, यानी कौन सा ऑप्शन? 6b बाय 5a, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारे पास, ये इनफाइनाइट जीपी का जो सम हम निकालते हैं उस पर आधारित सवाल है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर फोर्स हमको दे रखा है, इसका सम निकालना है अप टू इंफिनिटी टर्म्स। तो मैंने यहां पर क्या किया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इसको पहले बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर इसको बाहर निकाला, तो मुझे पास अंदर क्या बचता है? अंदर जो सीरीज बच रही है ये हो रहा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस, ऐसे चलता रहेगा।
ठीक है भाई, इस तरीके से चलता रहेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है, जिसमें कि कॉमन रेशियो जो है बच्चों वो 1/2 का है। अगर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ n टर्म्स का इनफाइनाइट जीपी के लिए, तो फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो जरा इसको अप्लाई कर देते हैं, तो a की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइडेड बाय 1 - r, यानी कॉमन रेशियो बच्चों इसका हाफ है। ठीक है, कॉमन रेशियो इसका हाफ है। तो ये आंसर मेरे पास क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का? तो बेटा इस सवाल का आंसर मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है सर? इसका आ रहा है ऑप्शन ए। ठीक है भाई, ये थे हमारे बच्चों शुरुआती 5 सवाल। अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। तो 6th क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है बेटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा की एक इक्वेशन दे रखी है। आपको पूछा गया है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए क्या करेंगे, या तो आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, या तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस थीटा से डिवाइड करके लिख देते हैं। तो अगर मैंने न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो बेटा ये आएगा टेन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा -1, और ये 7/3 के बराबर है। सही है यहां तक? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 टेन थीटा प्लस 3 बराबर 7 टेन थीटा -7। आप इसके अंदर देखिए, इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो मेरे पास आ गया 4 टेन थीटा बराबर 10, यानी कि टेन थीटा बराबर बेटा आ रहा है 10/4, यानी कि 5/2, 5/2, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी जल्दी देखते चलते हैं आगे। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, 10वीं क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, कुछ कुछ वैसा ही सवाल है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक कार जो है बच्चों एक बिल्डिंग की तरफ चल रही है। तो मान लीजिए कि ये रही बिल्डिंग। ठीक है साहब, ये हमारे पास बिल्डिंग हो गई है, और जो अपनी गाड़ी है वो गाड़ी जो है इस बिल्डिंग की तरफ जा रही है। तो मान लीजिए कि हमारी गाड़ी जो है पहले यहां थी, तो ये हमारी गाड़ी है C1 कह देता हूं इसको मैं। ठीक है, अच्छा, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है बेटा? गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड से। तो टुवर्ड्स बिल्डिंग 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है। और इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बिल्डिंग का दिया हुआ है बच्चों, ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहां से बिल्डिंग के टॉप को यदि देखें, सही है, अगर यहां से बिल्डिंग के टॉप को देखें तो बेटा ये एंगल जो है, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है। बहुत बढ़िया। आगे कहा गया कि आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद बच्चों ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो गया। तो मुझे बताइए 5 सेकेंड के बाद जो हमारी गाड़ी यहां थी वो कुछ यहां पहुंच जाएगी बेटा। ठीक है, और कितना डिस्टेंस आगे पहुंच जाएगी? तो सर गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड से, 5 सेकेंड का वक्त लगा है, तो ये गाड़ी जो है 50 मीटर आगे खिसक जानी चाहिए। यही बात है, 50 मीटर आगे खिसक जानी चाहिए। अब आप देखिए कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया गया है? सर अब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बताया गया है। अब सवाल यह है कि आप बिल्डिंग की हाइट बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या करेंगे? बिल्डिंग की हाइट बताने के लिए यहां पे सिंपल आपको टेन थीटा वगैरह लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने शुरू की वो ये कहा कि भाई मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट कितनी है? h है। सही है भाई, सबसे पहले बिल्डिंग की हाइट को h मान लिया, और हमने मान लिया कि भाई ये जो इसका बेस था यहां से यहां तक की जो दूरी थी ये x हुआ करती थी। तो अब जरा आप देखिए, अगर बच्चों मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखता हूं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखता हूं, तो मुझे साफ दिख रहा है कि h/x करने से tan 30 आ रहा है, यानी कि 1/√3। तो यहां से बच्चों मेरे को सबसे पहले पता चलता है कि भाई x बराबर √3h है। इक्वेशन नंबर 1। क्या यहां तक का मामला क्लियर है एकदम? इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब जरा देखिए इसके अंदर, अब ये छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, छोटा वाला ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल का बच्चों परपेंडिकुलर h है, लेकिन अगर इसके बेस की बात की जाए तो इसका बेस हो रहा है x-50, और ये बच्चों tan 45 के बराबर है, जिसका मतलब हुआ कि h बराबर x-50 आ रहा है। ये बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हुई दिख रही हैं, और आपको तो क्या करना है इसके अंदर, आपको तो h की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम सिंपल सा यहां पे ये कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहां से h + 50 आ रही है क्या? मुझे बताइए।
x की वैल्यू अगर मैं यहां पे देखूं तो सर ये h प्लस 50 आ रही है, ठीक है भाई। तो h प्लस 50 √3h के बराबर है। इसका मतलब h की वैल्यू आ रही है बच्चों 50 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। 50 डिवाइडेड बाय √3 - 1 ऐसा हमको डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अब 8वां सवाल तो भैया बहुत ही लल्लू सवाल था भैया, लप्पू सा सवाल है भैया। ये सवाल कैसा है मुझे बताइए? लप्पू सा सवाल है। सिंपल आपको दे रखा है कि भाई v बराबर टी स्क्वायर है। कितना दिया हुआ है सर? v बराबर टी स्क्वायर दिया हुआ है। इसका आपको जो है ग्राफ बनाना है। सिंपल सा है कि आप इसको y बराबर mx से देखेंगे। y बराबर mx, तो बेटा y बराबर mx के साथ इसकी तुलना की जाए तो मुझे बताइए कैसा ग्राफ बनेगा? सर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका स्लोप कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर है ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह भी बड़ा ही लप्पू सा सवाल था। यह भी बड़ा लप्पू सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्राफ दे रखा है और यहां पर बोला गया है कि मैग्नीट्यूड, यहां पे ध्यान रखिएगा साइन नहीं पूछा है भाई। यहां पे आपको पता है कि अगर मैं पॉइंट ए पे टेंजेंट बनाऊंगा नेगेटिव स्लोप, पॉइंट बी पर बनाऊंगा नेगेटिव स्लोप, पॉइंट सी पे बनाऊंगा नेगेटिव स्लोप। लेकिन इन्होंने हमसे यह कहा है कि भाई हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का ऑर्डर पूछा गया है। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसका एंगल है, सबसे ज्यादा स्लोप का मैग्नीट्यूड इसका होगा, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा और फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा भाई? सर ऑप्शन ए। ए का स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, फिर नंबर आएगा बी का और फिर नंबर आएगा सी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आपको यहां पर एक टेंजेंट बना के दी गई है, इसका स्लोप पूछ रहा है। ये एंगल 150 है, तो मुझे बताइए ये एंगल 30 हो गया क्या? देखिए भाई ये एंगल 30 हो गया। तो अगर मैं एंगल नेगेटिव साइड से ले रहा हूं तो बेटा स्लोप क्या होता है? -tan थीटा होता है। तो बेटा माइनस का tan 30, तो स्लोप का आंसर यहां पर कितना आ जाएगा? -1/√3 आएगा। ऑप्शन ए लगा देंगे, ऑप्शन ए लगा देंगे। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सारे। ये बस आपको चेक कर रहे हैं कि भाई आपने बेसिक मैथ्स के जो फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, बेसिक मैथ्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनको अच्छे से समझा कि नहीं समझा। ठीक है भाई, अब इन्होंने क्या किया, एक सर्कल का हमको रेडियस बता दिया, सर्कल का सेंटर ओरिजिन बता दिया और इक्वेशन पूछ रहा है। तो मुझे बताइए सर्कल की इक्वेशन क्या बताई थी? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। मुझे बताइए याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या रिवाइज किया कि नहीं किया? x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अच्छा इसमें h और k क्या होते हैं? सर h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ओरिजिन है तो ये भी 0, ये भी 0 और रेडियस कितना है? 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12वां सवाल बच्चों, एक हमको यहां पर लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन निकालने के लिए पूछा गया है। लाइन की इक्वेशन निकालने को पूछा गया है। मैं तो यहां पर लगा दूंगा y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे। तो मुझे बताइए ये लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है? सर ये लाइन y एक्सिस को 3 पे कट कर रही है। तो बेटा c की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अच्छा स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का फॉर्मूला भी बता रखा है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है बच्चों और उनके कोऑर्डिनेट्स पता है x2 y2 x1 y1, तो मुझे बताइए स्लोप क्या होता है? तो सर स्लोप का फॉर्मूला हुआ करता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 कितना हो रहा है सर? 8 हो रहा है। फिर x2 माइनस x1 ये कितना हो रहा है सर? 4 हो रहा है। स्लोप की वैल्यू 2 आ रही है। तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन बन रही है y बराबर 2x प्लस 3। कितना बन रहा है? y बराबर 2x प्लस 3। ऑप्शन बी यहां पर जो है सही होता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास के अंदर बता रखा है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, देख के ऑप्शन लगाना था। n नेचुरल नंबर्स के सम की बात हो रही है बेटा, ये होता है n प्लस 1/2। क्लास में किया हुआ, इसलिए इस पे डिस्कस करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई log 4 और 2 लिखा हुआ है। तो 2 को क्या मैं ऐसे लिख लेता हूं 4 की पावर हाफ,
मुझे बताइए, क्या इस चीज को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, आराम से लिखिए, कोई परेशानी नहीं है। क्या होगा इससे? पावर सर आगे आ जाएगी, पावर सर आगे आ जाएगी। जैसे ही पावर आगे आ गई, मुझे बताइए ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर जब बेस और आर्ग्यूमेंट बराबर होते हैं, जब बेस और आर्ग्यूमेंट बराबर होते हैं, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो बेटा आंसर आया 1/2, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से चेन रूल का सवाल। चेन रूल का एक और सवाल डिफरेंशिएशन का। फंक्शन दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव पूछा हुआ है। डेरिवेटिव क्या होता है भैया? डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है। लड़के का नाम चमन है, तो घर में लोग जो है चिंटू बोला करते हैं, वही कहानी है। ठीक है साहब, वही कहानी है। तो जरा मैं इसका डिफरेंशिएशन करके बताता हूं। एफ डैश एक्स करना है। सबसे पहले डिब्बा बना लीजिए। ये जो लिखा हुआ है इसको हमने क्या कर दिया? डिब्बे में बंद कर दिया। तो ln डिब्बा का क्या होता है सर? ln डिब्बा होता है 1 डिब्बा। और जो डिब्बे के अंदर लिखा हुआ है, एक एडिशनल टर्म और आएगी, एक एडिशनल टर्म और आएगी जो डिब्बे के अंदर लिखा हुआ है, उसका और डिफरेंशिएशन करिए, यानी कि 2x आएगा। तो बेटा इसका हुआ ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ था। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट +4 and 5 ऑन द x एंड y एक्सिस। तो आपको सिंपल सी बात ये कह रखी थी, आपको एक सिंपल सी बात ये कह रखी थी कि भाई ऐसा है कि हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है। वो लाइन x एक्सिस को बताइए कहां कट करती है? सर x एक्सिस को 4 पे कट करती है। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? x इंटरसेप्ट मतलब लाइन ने x एक्सिस को कहां काटा? ठीक है, तो 4 पे काटा। और y एक्सिस पर कहां काटा? y एक्सिस पे सर 5 पर काटा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है साहब, तो अब क्या करना था? अब आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी थी। चलिए वापस से लिख देता हूं, y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी वापस से लिख देता हूं। c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, जो कि आपको 5 नजर आ ही रहा है। स्लोप कितना होगा? तो बेटा ये थीटा एंगल बना लीजिए। ठीक है, ये थीटा एंगल बना लीजिए। तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस की वैल्यू 4 है, तो स्लोप की वैल्यू 5/4 माइनस के साथ, माइनस नहीं भूलना है, माइनस नहीं भूलना है। एंगल कहां से लिया आपने? डायग्राम को ध्यान से देखो, एंगल कहां से लिया है? नेगेटिव साइड से लिया है, इसलिए माइनस लगेगा। तो ये मेरे पास बच्चों आ रही है लाइन की इक्वेशन। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने के लिए काम करो, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा 4y बराबर माइनस का 5x प्लस 20। सही है, तो फाइनली मेरे पास आ रहा है 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कौन सा आंसर बैठेगा? 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y माइनस 20, बी आंसर आ रहा है बेटा इसका। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका जो आंसर हमारे सामने आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है भाई, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन बच्चों पैराबोला के ग्राफ के ऊपर है। क्लास में बहुत सवाल किए थे, पैराबोला के ग्राफ बनवाए थे, पर इस सवाल को देख के जो है, इस सवाल को देख के बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट आप जवाब देख सकते हैं। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तुरंत बोल दिया अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला तो बी कट जाएगा। अच्छा डी तो वैसे भी पैराबोला जैसा लग भी नहीं रहा, यहां पर डी को भी काट ही दीजिए। अब ए और सी में से देखिए, अब ए और सी में से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 डाल देता हूं, मुझे बताइए अगर x की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो क्या y की वैल्यू 0 आ रही है? क्या x की वैल्यू 0 करने पर y की वैल्यू भी 0 आ रही है? नहीं सर, x की वैल्यू 0 कर रहा हूं तो y की वैल्यू -3 आ रही है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास थोड़ी ना होगा बेटा, ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर सी बनेगा। अगर किसी को जो है इस पैराबोला के वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना आता है, क्लास में सिखाया था, ठीक है, तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताइएगा कि सर वैसे जरूरत नहीं थी वर्टेक्स निकालने की, पर मुझे फॉर्मूला याद है, कभी जरूरत पड़ी तो मैं निकाल सकता हूं। तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। 18वां सवाल जो है ये क्या कहता है? इसमें इन्होंने कहा कि भाई एक फंक्शन है y बराबर बच्चों लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखा हुआ है। इसका dy/dx निकालना था, तो क्या करते हैं यहां पे? चलिए y डैश निकालते हैं। बेसिकली सवाल प्रोडक्ट रूल के ऊपर है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल के ऊपर है। तो प्रोडक्ट रूल में तो सिंपल नियम कहता है कि भाई इसको मान लिए फर्स्ट फंक्शन, इसको आपने मान लिया सेकंड फंक्शन, और चलिए डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का कर लीजिए, और प्लस लगा के सेकंड को छोड़ दीजिए और फर्स्ट का कर दीजिए।
भैया ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। आपको सिखाया था प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक एक करके निपटा जाता है, ठीक है। सामने भीड़ खड़ी हुई है, रजनीकांत की तरह भीड़ के ऊपर कूदना नहीं होता है, एक एक करके, भैया तू पहले आ जा, पहले तू पिट ले, फिर दूसरे का नंबर है, ठीक है साहब। इस तरीके से जो है प्रोडक्ट रूल काम करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई इसके अंदर, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 19, सिंपल डिफरेंशिएशन का सवाल, सिंपल डिफरेंशिएशन का सवाल है। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स का करते हैं बेटा, तो ये आता है माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर, सही है। लॉग एक्स का करते हैं तो 1 अपॉन एक्स, और 10x का करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल, एकदम सिंपल सवाल। तो कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है भाई यहां पे, ये सर हमको डी ऑप्शन मैच होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है साहब। इसका आंसर कितना है, डी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 20 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। बेटा एक नंबर है 20, इस 20 को क्या कर रहे हैं, 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ठीक है। 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, और इस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि एक टुकड़े का क्यूब दूसरे टुकड़े के स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन, अगर एक का क्यूब लिया जाए, जैसे ऐसे समझिए 20 था, ठीक है साहब, 20 था, तो 20 को आपने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक्स और वाई, इसको आपने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक्स और वाई, ठीक है। तो बात यह है कि एक्स प्लस वाई मिला के 20 है, एक्स प्लस वाई मिला के 20 है। अब ये कह रहे हैं कि एक का क्यूब, मान लीजिए एक्स का क्यूब, और दूसरे का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। जैसे आपने मैक्सिमम सुना बच्चों, जैसे ही मैक्सिमम आया सवाल के अंदर, तुरंत दिमाग में बल्ब जलना चाहिए था कि मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मैक्सिमाइज कराना है। तो मैक्सिमाइज कराने के लिए सबसे पहला काम तो मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू जो है ऊपर से निकाल के इसमें पुट कर दी। जल्दी से कर देते हैं। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को मिलता है एक्स क्यूब, और वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, सही है भाई। तो मेरे पास बच्चों एक फंक्शन मिल गया है, हमें एक फंक्शन मिल गया है, और वो फंक्शन x के अंदर है। अब आप इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, एक काम करते हैं इसके अंदर, एक काम करते हैं, जरा इसको खोल देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है एक्स क्यूब, खोलने पर ये बनता है 400, फिर बनता है एक्स स्क्वायर माइनस ये बनता है 40x। इसको जरा मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा बच्चों x की पावर 5 और 400x क्यूब और माइनस का 40x की पावर 4, ऐसा कुछ आ रहा है। ये मेरे पास बच्चों एक फंक्शन बनके तैयार हो गया है, मेरे पास एक फंक्शन बनके तैयार हो गया है। अब मुझे क्या कहा जा रहा है, अब मुझे कहा जा रहा है कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कराना है। फंक्शन को मैक्सिमाइज कराने का तरीका क्या है, आपको 2 डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ाए गए थे, एक था एफडीटी, एक था एसडीटी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से मैं इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देता हूं, ठीक है, डिफरेंशिएशन 0 कर देता हूं। तो 5x की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा 1200 एक्स स्क्वायर माइनस 160 एक्स क्यूब, सही है भाई, ये आ रहा है। एक काम करते हैं, 5x स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, 5x स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं। क्या बचता है यहां पर बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 से जरा इसको डिवाइड किया जाए तो क्या बनेगा। अच्छा जरा इसको देखिए पहले, तो यहां से देखते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 32x, और इसमें से क्या बचेगा, 1200 में से 5 जरा भाग दीजिए, तो 5 2 जा 10 और 2, 5 4 जा 20। मुझे बताइए क्या ऐसा कुछ बन रहा है। अब इसको 0 करना है, मतलब आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। जरा इस क्वाड्रेटिक को देखिए, जरा इस क्वाड्रेटिक को देखिए, इसके रूट्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं क्या, इसके रूट्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं क्या, मुझे बताइए। तो सर इसके रूट्स मुझे दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 12x माइनस का 20x प्लस का 240 इक्वल टू 0। जरा आप यहां पे देखिए, आपने अगर x को कॉमन निकाला तो यहां बचता है x माइनस 12, यहां पे अगर आपने 20 को कॉमन निकाला माइनस 20, तो यहां पे बचता है x माइनस 12 अगेन। तो बेटा मुझे इस क्वाड्रेटिक के रूट दिख रहे हैं, मुझे इस क्वाड्रेटिक के रूट दिख रहे हैं x बराबर 12 या फिर x बराबर 20, x बराबर 12 या फिर x बराबर 20। तो अगर आप x बराबर 12 कर देंगे,
x बराबर 12 कर देंगे तो x की वैल्यू 12 करने पे बेटा y की वैल्यू 8 आएगी। तो एक तो आपके पास आ गया 12,8, 12,8 एक्स वाई की वैल्यूज आ गई, ठीक है 12,8। अच्छा x की वैल्यू 20 कर देंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 20,0 हो जाएगा। तो 20,0 तो चलो अपने को चाहिए नहीं, तो आंसर क्या बैठा बेटा, आंसर बैठा 12,8 इस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन में ऐसा अपने को दे रखा है, तो इसका आंसर ये होगा। मुझे लगता है कि अगर कोई इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करता है तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सारे नंबर्स में जो है आप क्यूब और स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, सारे नंबरों पे क्यूब और स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, वो भी किया जा सकता था। मैं आपको प्रॉपर मेथड बताना चाहता था इसलिए इस तरीके से कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21वां सवाल क्या कह रहा है, 21 में हमारे पास इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है। एक काम करिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए या तो आप बच्चों इसका पहले स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब या तो स्क्वायर कर लीजिए या फिर हम ax प्लस बी वाला जो रूल है, ax प्लस बी वाला रूल, कि अगर किसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दिया जाता है ax प्लस बी से, इस रूल को भी यूज कर सकते हैं। इसी को लगा लेता हूं मैं तो बेटा इसका इंटीग्रेशन का आंसर होने वाला है 2x प्लस 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें, ये इसका आंसर है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये खुला हुआ दे रखा है तो खोल देते हैं, ऊपर वाले को खोल देते हैं। तो a प्लस बी का क्यूब लगा रहा हूं, a प्लस बी का क्यूब क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब, ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर बी हो गया, 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर, 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर। अब इसको आपको किससे डिवाइड करना है, इसको आपको 6 से डिवाइड करना है। अच्छा आप देखिए कहीं पर भी माइनस नहीं आ रहा है, हर जगह प्लस आ रहा है, तो बेटा लॉजिक से तो मैं ए ऑप्शन को काट दूंगा क्योंकि बीच में माइनस आ गया, बी को भी काट दूंगा इसमें भी माइनस आ गया, अच्छा इसको भी काट दूंगा इसमें भी माइनस आ गया। अगर मैं ज्यादा सॉल्व ना भी करूं तो भी मेरा आंसर आ रहा है। बाकी आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आप अलग अलग कर दीजिए, 6 इसके नीचे 6 लगा दीजिए, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। पर दिख रहा है साफ साफ कि बीच में माइनस की तो कोई जगह ही नहीं है, माइनस की तो कोई जगह ही नहीं है। डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी इसका आंसर लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 इस तरीके से किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 22 सवाल क्या कह रहा है, तो सर पहले का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस एक्स, तीसरे का इंटीग्रेशन हो गया 3x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का कॉस एक्स प्लस का 3x प्लस सी, बी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, 23 में काम करिए, सबसे पहले इस क्यूब को खोल दीजिए बच्चों, ऊपर जो क्यूब लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर इसको खोल दीजिए। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर। तो आपने पहले उसको खोल दिया और नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, नीचे रूट x लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, इसको क्या कर दे रहा हूं, अलग अलग कर दे रहा हूं। अलग अलग कैसे कर रहे हैं सर, एक एक टर्म को अलग कर लीजिए। जैसे मैं इसको लिख दूंगा 1 बाय रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाय रूट एक्स। ऐसे करके क्या कर दीजिए, आप अलग अलग कर दीजिए इन सबको। सही है भाई, इन सबको क्या कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करिए। सबसे पहले x, इस वाली टर्म को देखिए, ये लिखा हुआ है x की पावर माइनस हाफ लिखा हुआ है, x की पावर माइनस हाफ लिखा हुआ है। तो पावर में क्या होगा, +1 और डिवाइड कर देंगे उस नंबर से, तो ये आ जाएगा बेटा रूट एक्स और ऊपर 2 चला जाएगा, 2 रूट एक्स आ जाएगा। तो एक टर्म तो 2 रूट एक्स की होनी ही चाहिए, 2 रूट एक्स की टर्म होनी चाहिए। तो बेटा सी डी तो मैंने काट दिए इस बात से। अच्छा अगला देखिए, ये x की पावर 3 लिखा हुआ है और ये पावर ऊपर हाफ जाएगी, तो 3 पावर माइनस हाफ, तो कितना आ रहा है, ये 5/2 आ रहा है। ये बच्चों 5/2 आ रहा है। तो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करना है। तो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/2 प्लस 1 यानी कि 7/2, और नीचे तो 7/2 आएगा ही आएगा। तो x की पावर 7/2 होना चाहिए, और x की पावर 7/2 प्लस में भी होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। x की पावर 7/2 प्लस में होना चाहिए। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। 20 का आंसर है। बाकी आप चाहें तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पेपर के अंदर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। 24वें सवाल में आपको सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा का बेटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा।
तो मेरे पास आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के अंदर जो लिमिट्स रखनी है अपने को वो 0 से π/2 रखनी है। तो पहले आपने π/2 रखी, π/2 रखेंगे तो 1 आएगा, वो 0 आ जाएगा, माइनस फिर आपने 0 रखी तो 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है? 0, यानी कि ये वाला ऑप्शन हम लगा देंगे, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25वें सवाल में देखिए क्या हो रहा है। cos 3t dt, cos 3t dt का इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा cos 3t dt का हो जाएगा sin 3t डिवाइडेड बाय 3। cos 3t dt का होगा बेटा sin 3t डिवाइडेड बाय 3। 0 से π/2 तक इसको हमें रखना है। अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, sin 3π/2 बनेगा जो कि -1 होता है बेटा। sin 3π/2 sin 270 डिग्री -1 होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1/3। 25वें के बाद आ जाइए 26वें पर। ये बच्चों क्लास का रिजल्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 26 क्लास के अंदर रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको बताया जाता है। अगर किसी को रिजल्ट याद है डायरेक्ट लगा सकता है, अदरवाइज क्या करना है, दो वेक्टर्स बताए गए इक्वल मैग्नीट्यूड के आर और थीटा एंगल है, तो उनके जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अब इसमें दो चीजें दे रखी हैं आपको, एक a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और एक a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर बच्चों बात हो रही है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा आपके पास कि दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड r, तो आप लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab और cos थीटा। ठीक है, तो यहां से आप देखते हैं तो बच्चों ये जो वैल्यू आती है ये r स्क्वायर 2r² आता है, 2r² कॉमन आता है, 1 प्लस cos थीटा बनता है। बेटा 1 प्लस cos थीटा cos 2 थीटा के फॉर्मूले के हिसाब से क्लास में किया हुआ है, ये 2 cos² थीटा बाई 2 होता है। तो यहां से मेरे पास ये चीज जो आती है, ये जो चीज आती है मेरे पास, ये आ जाती है बेटा 2r cos थीटा बाई 2, 2r cos थीटा बाई 2। ऐसा आता है जब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे होते हैं। तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड हमको देखे हुए दे रखे हैं, तो 2r cos थीटा बाई 2, बेटा सी ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है। अच्छा, अगर मैं यहां पर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालता, अगर मैं यहां पे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालता तो केवल इतना चेंज होता कि बीच में जो प्लस लगा हुआ था माइनस हो जाता, तो 2r² ये बन जाता 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है? ये होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से अपने को मिलता 2r साइन थीटा बाई 2। तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो 2r साइन थीटा बाई 2 होता। ये √2r कर दिया इसलिए ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड गलत है, और यहां cos लगा दिया इसलिए ये गलत है, और ये तो गलत था ही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 26 के बाद अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते ही सॉल्व कर देने वाला सवाल था। ट्राइंगल लॉ के ऊपर सवाल है, ट्राइंगल दे रखा है और इन्होंने पूछा है कि कौन सी इक्वेशन सही है। तो बेटा वेक्टर सी जो है, वेक्टर सी के हेड से वेक्टर ए की शुरुआत हो रही है, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ये ट्राइंगल लॉ के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि पहला वेक्टर जहां खत्म होता है, अगर दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू हो जाए, तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की हेड मैच कराने से रिजल्टेंट मिलता है। ट्राइंगल लॉ का नियम है। तो कौन सा इक्वेशन बैठेगा मुझे बताइए? बी बराबर सी प्लस ए। सर ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच के एंगल की बात हो रही है। जब जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात हो रही हो, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है? आप जो है डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। सर इसका डॉट प्रोडक्ट चेक करिए, तो सर ये आ गया -x, इसका चेक करिए तो ये आ गया 1, और इसका चेक करिए तो ये आ जाएगा सर x - 1। तो ये x ने x को मार दिया, 1 ने 1 को मार दिया, भैया डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है। जब जब डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो दिए गए दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो यानी कि आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या हो रहा है। 29 में आपको दिया है वेक्टर ए और दूसरा दिया है वेक्टर बी। एक ऐसा वेक्टर पता करना है बच्चों, एक ऐसे वेक्टर को पता करने के लिए कहा जा रहा है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए के बराबर है, मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, और जो कि पैरेलल हो a माइनस बी वेक्टर के। ध्यान से ये सवाल के अंदर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत थी। क्या कहा गया है? एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर हो। मैं ऐसे वेक्टर का नाम c रख देता हूं। ठीक है, एक c वेक्टर है
बेटा सी वेक्टर में कोई भी वेक्टर कैसे लिखते हैं, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है और फिर उसकी डायरेक्शन के लिए कैप लगाई जाती है। तो इन्होंने कह दिया कि जो सी वेक्टर आप ढूंढ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो पहले देखिए यहां से जरा, यहां से देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को दिख रहा है अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 5, तो यहां से 3 आ रहा है सर। ठीक है, तो मेरे को मैग्नीट्यूड पता चल गया 3। अच्छा, कैप के लिए क्या करेंगे, कैप के लिए आपको एक वेक्टर पता करना है। कौन सा वेक्टर, a माइनस बी। तो मुझे बताइए कि a माइनस बी वेक्टर क्या आ रहा है, यहां से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर ये आ जाएगा माइनस का 3 आई कैप। आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 3 आई कैप, रूट 5 जे कैप, रूट 5 जे कैप चला गया और माइनस का 4 के कैप आ गया। तो ये जो वेक्टर है ये a माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, लेकिन हमें इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है सर, यूनिट वेक्टर के लिए आप वेक्टर लिखेंगे, पहले आप a माइनस बी वेक्टर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो ये मेरे पास बच्चों क्या बन रहा है, माइनस का 3 आई कैप माइनस का 4 के कैप और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो यहां से बच्चों आंसर आ रहा है माइनस का 9 आई कैप माइनस का 12 के कैप डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये मेरे को कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ये बच्चों हमको दिख रहा है ऑप्शन सी में, माइनस का 9 आई कैप माइनस का 12 के कैप डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, अ पार्टिकल पी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एक पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एक सर्कल में। ठीक है, उसका हमें स्पीड दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और हमसे कहा गया है कि उसके वेलोसिटी वेक्टर को लिख के दिखाइए। और उसका वेलोसिटी वेक्टर कब लिखना है, जब सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है पार्टिकल पी से वो 37 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी पार्टिकल यहां पर है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है यानी ऐसे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, तो बेटा 5 की स्पीड इस तरीके से होगी। ठीक है, अब आपको अगर इस वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर कैसे लिखा जाता है, आप क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बच्चों क्लास के अंदर पढ़ा रखा है आपको, तो इसके दो कंपोनेंट्स कैसे करने हैं, एक कंपोनेंट x की तरफ और दूसरा y की तरफ। अच्छा, x वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला एंगल सर 37 है, तो ऑल्टरनेट से ये भी 37 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर ये 37 है तो ये 53 होगा, ये वाला एंगल 37 हो जाएगा। अच्छा, ये cos 37 यानी 4, ये sin 37 यानी 3। अब मैं जरा इस वेक्टर को लिखूंगा तो उधर की तरफ है इसलिए माइनस का 3 आई कैप लिखना पड़ेगा, ऊपर की तरफ है तो 4 जे कैप लिखना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई, माइनस का 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। सर इसका आंसर लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, 30 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 31। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड a by 2। बच्चों एक का मैग्नीट्यूड a है, दूसरे का मैग्नीट्यूड a by 2 है। अब कह रहे हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगा दीजिए जरा इसको, आप यहां पे देखेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 बराबर, तो बेटा इसका आंसर रूट 5a by 2 हमको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि रूट 5a by 2 डी ऑप्शन इसका आंसर हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है सर, इफ अ वेक्टर, ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पे गोला, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर के, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही फालतू सवाल, पेपर बच्चों हमने इस तरीके से बनाया है अभी बेसिक मैथ्स का कि आपको जो है बेसिक मैथ्स के अंदर जो भी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक फास्ट आपकी टेस्टिंग हो जाए कि जो बेसिक मैथ्स के ऊपर हमने 21-22 लेक्चर्स लिए थे, क्या आप उन लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। ठीक है भाई, तो बहुत हमने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, बस आपकी बेसिक मैथ्स की एक नॉर्मल टेस्टिंग की गई है। तो मेरे को लगता है ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था। परपेंडिकुलर कहा जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्ट 0 करना चाहिए था, तो 2 का 2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, 3 का 4 के साथ करेंगे 12 आएगा, और 8 का अल्फा के साथ करेंगे 8 अल्फा आएगा, ये 0 होना चाहिए। यहां से बच्चों 8 अल्फा मुझे -16 मिल रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू -2 होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू -2, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 32 के बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 वाला जो क्वेश्चन है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है। इसमें बेसिकली ये चेक कर रहे हैं
कि आपको क्रॉस करना आता है कि नहीं आता है। इन्होंने कहा कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है यानी v वेक्टर, उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी और r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपको बता दिया, जिनको फॉर्मूला नहीं आता है उनको फॉर्मूला सवाल में दिया गया था। अब यह है कि अगर हम यहां पर कहें कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ये है और रेडियस वेक्टर ये है, तो जो वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सबसे पहली चीज बच्चों, अगर दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस करना हो तो डिटर्मिनेंट बनाया जाता है, क्लास में बनाया है। 3 कॉलम बना लीजिए, आई, जे और के। ओमेगा क्रॉस आर करना है तो पहले ओमेगा लिखना है और बाद में आर लिखना है। जरा ओमेगा के कोफिशिएंट्स देखिए, क्या है 1 -2 और 2। जरा आर की देखिए, आई नहीं है बेटा, यहां पे ध्यान से, यहां पर आई नहीं है तो आई के नीचे 0 लिखना है, जे के सामने 4 लिखना है और फिर ये -3 लिखना है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या किया जाता है मुझे बताइए। उसके बाद सर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप ब्रैकेट आई कैप लगाते हैं, फिर माइनस ब्रैकेट जे कैप लगाते हैं और फिर प्लस ब्रैकेट के कैप लगाते हैं। क्लास में आपको अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाया गया था। अब आई कैप वाला कैसे भरा जाएगा, तो आई कैप में आपने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये बन रहा है 6 और -8, 6 -8 यानी कि -2। अच्छा, जे कैप में ये वाला हटाएंगे, ये वाला हटाएंगे तो -3 आ जाएगा, ये आएगा बेटा -3। अच्छा, के में क्या होगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों वेक्टर आ रहा है v वेक्टर, दिस इज v वेक्टर। पर हमें v का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, अंडर रूट कर देंगे। -2 का स्क्वायर आ गया सर 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 4 का स्क्वायर आ गया 16। तो 16 और 9 25, 25 और 4 29। इसका आंसर आ रहा है बच्चों √29, यानी पहला ऑप्शन जो है इसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 सवाल देखिए क्या कहता है। एक कर्व है y बराबर sin x, हमें बोला है कि इसका स्लोप पता करिए 0 0 पर। स्लोप पूछ रहा है, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, तो y डैश हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन कर दिया। और स्लोप कहां पूछ रहा है, जब x की वैल्यू 0 है, आपने इसके अंदर x की वैल्यू 0 डाल दी तो बेटा हमें स्लोप की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में डिफरेंशिएशन के ऊपर एक सवाल है। कहते हैं कि एरिया ऑफ अ इंक स्पॉट, एक इंक स्पॉट का बच्चों एरिया दे रखा है और इसका इक्वेशन आपको दिया गया है और आपसे कहा गया है कि भाई जो एरिया है वो किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट इन एरिया, और किस टाइम पर ये निकालना है आपको, t बराबर 5 सेकेंड पर। देखो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है dA/dt की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल बात है, तो dA/dt निकाल लो जरा यहां से। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो dA/dt की वैल्यू बेटा आएगी 60। सही है, 60 आ जाएगी। अच्छा, कब पूछा गया dA/dt की वैल्यू, सर t बराबर 5 पे पूछा गया है, तो मुझे बताइए t बराबर 5 पे क्या ये 30 हो गया क्या, 30 हो गया क्या ये। ठीक है, यानी कि एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से जो है चेंज हो रहा है, प्रति सेकंड से। तो यूनिट में -1 होना चाहिए, सी आंसर इसका लगा देंगे। यूनिट जो है इसकी गड़बड़ हो रखी है क्योंकि dA/dt है, तो बेटा dA का यूनिट क्या होगा मुझे बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड्स का क्या होगा, टाइम का क्या होगा, सेकंड, तो इसका यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो अपन जो है सी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों इलिप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इलिप्स क्लास में हमने पढ़ा था, क्या होती है मुझे बताइए। इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या बताई थी आपको, सर इलिप्स की जनरल इक्वेशन आपने बताई थी x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, ऐसा करके सर होता है। ठीक है, इसके बाद आपने कहा था कि इलिप्स के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि 2 एक्सिस हुआ करती हैं, कौन कौन सी, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, छोटी वाली माइनर, बड़ी वाली मेजर। तो इन्होंने क्या किया है हमें कि कोऑर्डिनेट्स बताए हैं वर्टिसेस के, वर्टिसेस मतलब ये इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताए हैं, तो ये हो गया आपका -5 और ये वाला हो गया +5। साथ ही इन्होंने हमको फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी बताए हैं। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि बच्चों जो ये फोकस होता है, इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, F1 F2, सही है, 2 फोकस होते हैं और इनकी यहां से दूरी कितनी होती है, ये दूरी AE के बराबर होती है। कितनी दूरी होती है, AE के बराबर। तो आपको जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये वाला -4 दिया हुआ है, ये वाला +4 दिया है। तो डायग्राम में हम देख पा रहे हैं बच्चों, जो डायग्राम के अंदर देखा जा सकता है उसके हिसाब से सबसे पहले तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई ए की जो वैल्यू है यानी सेमी मेजर एक्सिस,
ए की वैल्यू 5 है, पहली चीज तो ये पता चल रही है। और दूसरी चीज जो पता चल रही है वो ये है कि ए ई की वैल्यू 4 है, ए ई की वैल्यू 4 है। तो बच्चों यहां से ये जो दो इक्वेशंस है, मुझे यहां से इसेंट्रिसिटी पता चल जाता है 4/5, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मैं यहां पे स्क्वायर करता हूं तो 16/25 आता है, और 16/25 जो है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाता है। सही है। तो यहां से बच्चों मुझे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू जो मिलती है वो 9/25 मिल जाती है। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू तो 25 है ही, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू तो 25 है ही, इसने इसको काट दिया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 9 मिल जाती है। बी स्क्वायर की वैल्यू 9। तो अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 25, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो मेरे पास बताइए क्या बना इलिप्स का इक्वेशन, पहला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन के अंदर हमको मिल जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, a डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा। देखो सबसे पहली बात है, अगर तीन वेक्टर्स का बच्चों सम 0 आ रहा है, याद रखना, अगर तीन वेक्टर्स हैं उनका अगर सम 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर ये बच्चों एक ही प्लेन में है। सही बात है, ये एक ही प्लेन में है। और अगर प्लेन सेम हो गया, अगर प्लेन सेम हो गया तो मुझे बताइए कोई भी दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस करेंगे, दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस करेंगे तो वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये बी क्रॉस सी जो होगा ये क्या होगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और फिर यदि आपने इसका ए के साथ डॉट कर दिया तो बच्चों दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। उस लॉजिक से इसका पहला ऑप्शन हमको लगा देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही सिंपल सवाल कि अगर वेक्टर आर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए प्लस बी के बराबर है तो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। सोचिए कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फोर्स वेक्टर है 4 इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक मेरे पास 6 है फोर्स इसी डायरेक्शन में, तो मुझे बताइए कि 4 + 6 10 हो जाएगा। यहां पे सिंपली ऐड कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा मुझे बताइए। सर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल। 39 क्वेश्चन, 39 में देखिए क्या कह रहा है कि एट व्हाट एंगल, कितने एंगल पर, कितने एंगल पे दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड हमको दे रखी है, ये दो फोर्सेस कितने एंगल पर काम करने चाहिए जिससे कि रिजल्टेंट की वैल्यू ये आ जाए। ठीक है, तो आप सिंपल रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे कि सर रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना था, तो ये स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10p स्क्वायर, ए स्क्वायर करूंगा तो 4p स्क्वायर, बी स्क्वायर करूंगा तो 2p स्क्वायर, 2ab करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 4√2p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। जरा आप यहां पे देखिए ये 6p स्क्वायर बन गया बेटा, 6p स्क्वायर इधर चला गया तो 4p स्क्वायर रह गया आपका। 4p स्क्वायर बराबर 4p स्क्वायर √2 cos थीटा। 4p स्क्वायर को 4p स्क्वायर से उड़ाइए, यानी cos थीटा की वैल्यू 1/√2, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर लगा दिया जाएगा। 40वें सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं क्रॉस में, एक है a प्लस बी और एक है a माइनस बी, और फिर उसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो सबसे पहले तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव नियम लगाइए। डिस्ट्रीब्यूटिव, a का a के साथ क्रॉस 0, फिर a का माइनस b के साथ क्रॉस, तो मेरे पास आ गया माइनस का a क्रॉस b, माइनस का a क्रॉस b। सही है, फिर आपने किया b का a के साथ क्रॉस, तो आपने लिख दिया b क्रॉस a, कितना लिख दिया b क्रॉस a, और फिर b का माइनस b के साथ क्रॉस, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आपको क्रॉस करने से जो मिल रहा है वो ये है। ठीक है भाई, ये मिल रहा है क्रॉस करने से। अच्छा, a क्रॉस b माइनस का लिखा हुआ है तो माइनस को एडजस्ट करके मैं इसको b क्रॉस a लिख सकता हूं। बेटा a क्रॉस b और b क्रॉस a एक दूसरे के नेगेटिव हैं वेक्टर, एक दूसरे के क्या है मुझे बताइए। सर एक दूसरे के नेगेटिव है ये, तो यहां से आपको दिख जाएगा ये आ रहा है 2 टाइम्स b क्रॉस a, ऐसा हमको ऑप्शन लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है, डी इसका आंसर मिल जाता है। 40 के बाद आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 41। इफ a एंड b आर टू वेक्टर सेटिस्फाइंग द रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि बताइए
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर बच्चों ए डॉट बी की वैल्यू लिखें तो ए डॉट बी होता है ए बी का कॉस थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड लिखा जाए ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो ये कितना आता है सर, ये आता है ए बी का साइन थीटा। ए बी ने ए बी को खत्म कर दिया और यहां से टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, यानी थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है 45 डिग्री। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं हुआ है, सवाल यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी बताना है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कितना होता है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हुआ करता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो यार, थीटा की वैल्यू कितनी निकाल चुके, 45। इसमें जब 45 रखोगे तो क्या होगा, ये बनेगा 1/√2, 1/√2 रखोगे तो ये √2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, ये आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। 41 के बाद आइए 42 पर। दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, उन दो वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए, इन दो वेक्टर्स को बच्चों एडजेसेंट साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम का एरिया पूछा गया है। क्लास में किया था, क्या करेंगे मुझे बताइए। इसके अंदर जो है दोनों वेक्टर्स का आप निकाल देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, दोबारा से डिटरमिनेंट बना लिया जाए, दोबारा से डिटरमिनेंट बना लिया जाए। पहले वेक्टर के लिए लिखूंगा तो 1 2 3, 1 2 3, दूसरे के लिए लिखूंगा तो 3 - 2 1। तो दोनों वेक्टर्स को आपने क्या किया, पहले डिटरमिनेंट फॉर्मूलेट में लिख दिया। अब चलिए इसका क्रॉस किया जाए, अब इसका चलिए क्रॉस किया जाए। तो इस तरीके से अपन जो है इसको क्रॉस किया करते हैं। सबसे पहले लिखिए कि आई कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा, सबसे पहले लिखिए आई कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा। तो सर आई कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 2, ये 2 हो जाएगा और ये -6 + 6 तो 8 हो जाएगा ये। फिर जे कैप में देखिए तो 1 - 9, 1 - 9 बेटा -8 हो गया। फिर के कैप के ब्रैकेट में देखिए, के कैप के ब्रैकेट में -2 - 6 -8 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। और हमने क्लास में आपको सिखाया था क्लास में कि अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना है तो आप ए क्रॉस बी करके उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लीजिए, वही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। अब अगर आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये बन जाएगा सर 8 का स्क्वायर, फिर से 8 का स्क्वायर, फिर से 8 का स्क्वायर, मतलब कितनी बार सर 3 बार 8 का स्क्वायर, 3 बार 8 का स्क्वायर, यानी कि 8√3 इसका आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 सवाल देखिए। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। तो बच्चों ये वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, दोनों का रिजल्टेंट जो है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का, ऐसा सवाल कह रहा है। फिर आगे कहा गया कि इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। अब सवाल ये है कि बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा। जरा आप मुझे बताइए कि अगर मैं बच्चों यहां पर, ध्यान से देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं सामने, ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप सामने, जरा इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा लो या बेसिक सा काम कर लीजिए। एक काम करिए, यहां पर जो है इस ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। ये जो ट्रायंगल मैंने पीला पीला कर दिया है, तो इस ट्रायंगल में साफ आपको दिखेगा कि अगर मैं ये एंगल को थीटा कह रहा हूं, ठीक है, अगर इस एंगल को थीटा कह रहा हूं तो बेटा जो बेस है, बेस जो है वो b/2 है और हाइपोटेनियस जो है वो b के बराबर है, यानी cos थीटा की वैल्यू 1/2 या दिख रही है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब यहां से तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर बच्चों थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, हमें तो a और b के बीच का एंगल पूछा है, a और b के बीच का एंगल तो ये वाला एंगल है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 90 + 60 यानी कि 150 भैया, यहां पर आंसर बैठेगा। बी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों क्वेश्चन जो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का सवाल है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमने क्लास में किया था, कहते थे कभी भी अगर लिखा हो 1 + x⁴n तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 + nx लिखा जा सकता है, लेकिन कंडीशन याद रखनी है, कभी भी कंडीशन को ना भूलें। ऐसा तभी कर सकते हैं ओनली इफ x is very much less than 1, इसका इस्तेमाल करना था इस सवाल के अंदर।
तो सबसे पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, 1001 लिखा हुआ है, तो 1001 को मैंने सबसे पहले लिख दिया 1000 प्लस 1 और इसकी पावर लगा दी 1/3। ठीक है, अब आप 1000 को बाहर निकाल लीजिए, 1000 को बाहर निकालेंगे तो क्यूब रूट होके बाहर निकलेगा, तो 10 बन के बाहर निकलेगा और ये आएगा 1 प्लस 1/1000 की पावर 1/3। अब देखिए यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर n लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो मैंने यहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया, 1 प्लस 1/3000 बन गया ये। अच्छा 1/3 की वैल्यू क्या होती है मुझे बताइए सर, 1/3 की वैल्यू होती है 0.333 और 1000 तो नीचे है ही, 1000 तो नीचे है ही। तो अब आप देखिए क्या होगा, अब आप देखिए क्या होगा, तो ये जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 प्लस 3 डेसिमल और पीछे करिए, 3 डेसिमल और पीछे करिए, तो क्या ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सही है भाई। तो अब ये क्या बन रहा है, ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.000333 ऐसा बन रहा है, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10.00333, ये इसका आंसर हमको अप्रोक्सीमेटली मिलता है, जो कि हमें इस ऑप्शन में मिल रहा है। सही है। क्वेश्चन नंबर 45, आखिरी सवाल, परीक्षा का आखिरी सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों आपको दे रखा है y बराबर साइन टी स्क्वायर, कितना दे रखा है, y बराबर साइन टी स्क्वायर, और इसको बोला गया d2y बाई dt2 करो। d2y बाई dt2 का मतलब क्या है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना था, 2 बार डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना था। चलिए पहले एक बार करते हैं, पहले एक बार करते हैं। तो मैंने इसको पहली बार जब डिफरेंशिएशन किया तो बेटा चेन रूल लगाया, तो साइन टी स्क्वायर का हो गया कॉस टी स्क्वायर, साथ में आ गया आपके 2t लगा दिया साथ में। ठीक है, डिब्बे का भी तो डिफरेंशिएशन करना होता है। फिर लगाते हैं डबल डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट है इसको अलग रखिए, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला नियम लगा दीजिए। तो फर्स्ट को पहले छोड़ दिए, सेकंड का किए तो माइनस का साइन टी स्क्वायर और 2t भी साथ में आएगा, प्लस इस बार सेकंड को छोड़ दिए और फर्स्ट का कर दिए, फर्स्ट का हो जाएगा 1, तो ऐसा कुछ बन रहा है। तो बेटा ये आ रहा है माइनस का 4t स्क्वायर साइन टी स्क्वायर प्लस कॉस टी स्क्वायर। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन बैठेगा भाई, माइनस का 4t स्क्वायर साइन टी स्क्वायर प्लस कॉस टी स्क्वायर, कॉस टी स्क्वायर, अच्छा 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अपने को बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा पेपर, पूरे पेपर का जो है हमने सही तरीके से एक बार डिस्कशन कर लिया है। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को गौर से देखिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और पेपर का एनालिसिस जरूर करिए। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।